संजीव ने फ़ोन की बजती घंटी को देख फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? उधर से एक मीठी, अत्यंत सुरीली और मधुर आवाज़ उभरी। हेलो, सुमित भैया। संजीव उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरीली आवाज़ को सुन इतना प्रभावित हुआ कि वो जल्दी से बिना देर किए झूठ बोल गया। देखिए जी, सुजीत भैया तो फ़िलहाल अभी है नहीं। जैसे ही वो आएंगे आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। उधर से प्रति उत्तर, भैया के पास हमारा नंबर है। संजीव बिना समय गंवाए, देखिए आपने तो अपना नंबर भी नहीं दिया और नाम भी नहीं बताया, फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। वैसे तो मैं संध्या बोल रही हूँ, आप उन्हें बता देना कि संध्या का फ़ोन आया था। जब तक दूसरी तरफ से बात समाप्त होती, संजीव बीच में ही बोल पड़ा। मैडम जी, आपने अपना नाम तो बता दिया, पर संयोगवश अगर भैया के पास आपका नंबर नहीं हुआ तो आपका नंबर ही बता दीजिए। नारी स्वर, अच्छा ठीक है। संजीव ने फ़ोन नंबर लेने के बाद कहा, सॉरी संध्या जी। संध्या, सॉरी किस बात के लिए? आपने नंबर सुमित भैया को बताने के लिए ही तो लिया है। संजीव, नहीं संध्या जी, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर सुजीत नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। वो तो आपकी आवाज़ इतनी कोयल जैसी सुंदर थी कि मैं खुद को आपका नंबर लेने से रोक नहीं सका। मैडम जी, आपने रॉन्ग नंबर लगाया था, इसीलिए मैंने आपको सॉरी बोला। इतना सुनते ही संध्या के मनोमस्तिष्क में जैसे भूचाल आ गया। बे कमीने, ये पहले नहीं बता सकता था? तू तो अव्वल दर्जे का घटिया आदमी है, बहुत बड़ा बदतमीज है तू। जल्दी से फ़ोन रख, नहीं तो फ़ोन में घुसकर मारूंगी तुझे नालायक। और फ़ोन उधर से डिस्कनेक्ट हो गया। इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। संजीव तो इन भली बुरी बातों को भूल कर सपनों की दुनिया में गोते लगा रहा था और ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही संजीव ने संध्या को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर घंटी होने के उपरांत संध्या ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? संजीव, मैं वही आपका कल वाला बदतमीज। ना सुनते ही संध्या ने पूछा, क्यों फ़ोन किया? संजीव, अजी बस आपको
गाना सुनाने का मन कर रहा था। संध्या, अबे फोन रख, गाना तू अपनी माँ को और बहन को सुनाना। गुस्से से बड़बड़ाई। उस दिन से सिलसिलेवार ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2-2.5 महीने से दिन में 2-3 बार संजीव फोन करता। अगर कोई फ़ोन दूसरा उठाता तो चुपचाप फ़ोन काट देता, और वहीं अगर संध्या फ़ोन उठाती तो उसे वो परेशान करता। 2-3 महीनों से संजीव लगातार संध्या को परेशान कर रहा था, किंतु संध्या ने इसकी परेशानी से निजात पाने की कोई कोशिश नहीं की। और ना ही इस बारे में अपने माँ बाप या परिवार के अन्य किसी सदस्य को बताया। इन्हीं बातों का फ़ायदा संजीव उठा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, संजीव की संध्या को परेशान करने की प्रक्रिया भी चलती रही। जब वो खुद को परेशान महसूस करती तो गालियां देती और फ़ोन काट देती। इस कहानी में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। वह तो प्रवाह में उन्मुक्त बहता चला जा रहा था। फ़ोन कॉल से संध्या बहुत परेशान थी। अब उसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। एक दिन सुबह जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी, वह मूर्ति बनी कुछ देर सिर्फ खड़ी रही। फ़ोन की घंटी बजती रही तो हार कर उसने फ़ोन रिसीव किया, पर उस दिन उसके स्वर कुछ नरम थे। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, हेलो, कौन? फिर वही चिर परिचित आवाज़, मैं आपका पुराना बदतमीज। लेकिन उस दिन संध्या ने गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। प्लीज़ आप मुझ पर दया करें। आपके फ़ोन कॉल की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। प्लीज़ मुझ पर दया करें। संजीव अब तक संध्या से मिली गालियों से परेशान नहीं हुआ था। शायद गालियों के लिए ही फ़ोन करता था। आज इस कातर स्वर ने, संध्या के मुख से निकले शब्दों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। उसने पूछा, संध्या जी, आप किस क्लास में हो? संध्या बोली, ISC फाइनल ईयर। संध्या जी, आज इस बदतमीज का आपसे वादा है, रिजल्ट तो क्या, परीक्षा तो क्या, मैं रिजल्ट आने तक आपको फ़ोन नहीं करूँगा। थोड़ी देर रुककर मजाकिया लहजे में, लेकिन संध्या जी, अभी वह कुछ बोलता कि पहले ही संध्या बोल पड़ी, अब यह लेकिन किस लिए? रिजल्ट के बाद तो मैं गाना आपको सुनाकर ही रहूँगा। बात सुनकर संध्या भी हंसे बिना न रह सकी। संध्या बोली, ठीक है बदतमीज जी, जैसा आप उचित समझें।